हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इलेक्शन एक्ट 2017 डिस्कस किया जाएगा। आज की ये वीडियो उन सब्सक्राइबर्स, वीवर्स, कैंडिडेट्स की फरमाइश पे बनाई जा रही है जो इलेक्शन ऑफिसर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन ऑफिसर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। और अगर आप इलेक्शन ऑफिसर की पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो इंफॉर्मेशन, जो बातें इन दोनों पार्ट्स में, दोनों वीडियोस में डिस्कस की जाएगी, आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह मुनक्किद होते हैं, एमपीएज, एमएनएज किस तरह सिलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, ये तमाम बातें एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें पता होनी चाहिए। और ये तमाम बातें पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों वीडियोस में डिस्कस की जाएंगी। वीवर्स, इलेक्शन एक्ट 2017 को डीपली डिस्कस करना काफी डिफिकल्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों वीडियोस में हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे आपको इलेक्शन एक्ट 2017 का। इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि कहीं भी एजुकेटेड लोगों में बैठ के आप इलेक्शन एक्ट 2017 को डिस्कस कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सवाल नंबर 1। वीवर्स, इन दोनों पार्ट्स को, इलेक्शन एक्ट 2017 को हमने उर्दू में डिस्कस किया है ताकि कम से कम पढ़े लिखे लोग भी जान सकें कि इलेक्शन एक्ट 2017 है क्या। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को किस एक्ट के तहत तैनात किया जाता है? इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 213 के सेक्शन 2A और 2B के तहत तैनात किया जाता है। सवाल नंबर 2। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस आर्टिकल के तहत तैनात किया जाता है? वीवर्स, गौर कीजिएगा सवालात पे। साबका सवाल में इलेक्शन कमिश्नर का पूछा गया है, इस सवाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूछा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 217 के तहत तैनात किया जाता है। सवाल नंबर 3। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन से ग्रेड का अफसर होना जरूरी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 22वें ग्रेड का अफसर होना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उम्मीदवार सीनियर सिविल सर्वेंट 22वें ग्रेड का ऑफिसर रह चुका हो, इसकी सर्विस कम से कम 20 साल हो। कोई भी सीनियर सिविल सर्वेंट जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, वजीर आजम, पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर, उस शख्स का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भिजवा सकते हैं। ये चीज, ये पॉइंट मैटर नहीं करता कि इस ऑफिसर का ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है या सूबाई से। सवाल नंबर 4। क्या जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं? जी हां, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हो सकते हैं। सवाल नंबर 5। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 68 ईयर्स तक बतौर CEC खिदमात सरंजाम दे सकता है। CEC स्टैंड्स फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी करवाई जाती है। सवाल नंबर 6। वजीर आजम कितने नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए देगा? वजीर आजम 3 उम्मीदवारों के नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए सजेस्ट कर सकता है, तजवीज कर सकता है। थोड़ा सा प्रोसीजर नोट करें। वजीर आजम सबसे पहले अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेगा। अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत कामयाब रहती है तो जो उम्मीदवार तय पाएगा, सिलेक्ट होगा, उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया जाएगा। अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम उम्मीदवार तय ना पाए, फाइनल ना हो, तो इस सूरत में दोनों पार्टीज 3-3 उम्मीदवारों के नाम पार्लियामेंट कमेटी को भिजवाएंगी। उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी फैसला करेगी कि कौन सा उम्मीदवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए मौजू है। सवाल नंबर 7। पार्लियामेंट कितने मेंबरान पर मुश्तमिल होती है? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर
तीन मेंबरान के नाम जिस कमेटी को भिजवाएंगे वो पार्लियामेंट कमेटी है। पार्लियामेंट कमेटी 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। ये 12 मेंबरान किस तरीके से सिलेक्ट होंगे ये भी थोड़ा समझिएगा। इन 12 मेंबरान में से 4 मेंबरान जो हैं वो कौमी असम्बली हुकूमत की तरफ से होंगे और 4 मेंबरान अपोजिशन की तरफ से होंगे नेशनल असम्बली से। यानी कि 8 मेंबरान जो हैं ये नेशनल असम्बली से आएंगे, जिनमें से 4 अपोजिशन में से होंगे और 4 गवर्नमेंट की हुकूमत में से। और उसके बाद जो 4 मेंबरान रह जाएंगे वो सेनेट से लिए जाएंगे। सेनेट के 4 मेंबरान भी इसी तरीके से होंगे, 2 हुकूमत की तरफ से और 2 अपोजिशन की तरफ से। ये कुल मिला के 12 मेंबरान बनेंगे। पार्लियामेंट कमेटी 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। सवाल नंबर 8, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके सामने हलफ उठाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफ उठाएगा। जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफ उठाएगा उस वक्त वहां पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी मौजूद होंगे। सवाल नंबर 9, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इस्तीफा जमा करवाने का पाबंद है सदर पाकिस्तान को। वीवर्स, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे या मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, दोनों सूरतों में ये लोग अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को जमा करवाएंगे और ये जो अपना इस्तीफा देंगे वो बाय हैंड लिखकर सदर पाकिस्तान को जमा करवाएंगे। सवाल नंबर 10, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खाली सीट पर कितने दिनों में तैनाती जरूरी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खाली सीट पर 45 दिन के अंदर तैनाती जरूरी है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट खाली है या मेंबर इलेक्शन कमीशन की सीट खाली है, दोनों सूरतों में 45 दिन के अंदर अंदर तैनाती जरूरी है। सवाल नंबर 11, क्या इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस मुलाजिम होता है? नहीं, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट किया जाता है। सवाल नंबर 12, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सरअंजाम देगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो मेंबर इलेक्शन कमीशन होगा। वीवर्स, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 4 है। चारों सूबों से एक एक मेंबर सिलेक्ट होता है। उन मेंबर्स में जिस मेंबर की एज सबसे ज्यादा होगी वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर फराइज सरअंजाम देगा। सवाल नंबर 13, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबरान होते हैं? इलेक्शन कमीशन में 4 मेंबरान होते हैं। इलेक्शन कमीशन में 4 मेंबरान होते हैं और इन 4 मेंबरान में चारों सूबों से एक एक मेंबर शामिल है। सवाल नंबर 14, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है जिसका चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। सवाल नंबर 15, क्या इलेक्शन कमीशन मेंबरान में सिविल सर्वेंट शामिल हो सकते हैं? जी हां। वीवर्स, इलेक्शन कमीशन मेंबरान में सीनियर सिविल सर्वेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और टेक्नोक्रेट शामिल हैं। इन तमाम को सदर पाकिस्तान तैनात करता है। सवाल नंबर 16, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद क्या है? इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 65 साल है। वीवर्स, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूछा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 68 ईयर्स एज है ज्यादा से ज्यादा, और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए 65। इन दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा, कैंडिडेट्स यहां पे डबल माइंडेड हो जाते हैं। इनको नोट कर लें, याद कर लें। सवाल नंबर 17, चीफ इलेक्शन कमीशन के क्या फराइज हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज में शामिल है कि मुल्क में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात को ईमानदारी और जिम्मेदारी से मुनक्किद करवाए, इलेक्शंस की शफाफियत के लिए हालात को साजगार बनाए। सवाल नंबर 18, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौमी असम्बली इलेक्शन, पंजाब असम्बली इलेक्शन और लोकल जनरल इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार है।
सवाल नंबर 19, कौमी असम्बली में नशिस्तें किस आर्टिकल के तहत अनाउंस की जाती हैं? कौमी असम्बली नेशनल असम्बली में सीट्स आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 के तहत अनाउंस की जाती हैं। अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली फोत हो जाता है, इस्तीफा दे देता है या नाअहल हो जाता है तो इसकी सीट आर्टिकल 51 के सेक्शन 3 और 4 के तहत अनाउंस की जाती है। सवाल नंबर 20, क्या एक उम्मीदवार कौमी और पंजाब असम्बली में मुंतखब हो सकता है? जी हां, एक उम्मीदवार एक ही वक्त में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मुंतखब हो सकता है। एक उम्मीदवार एक वक्त में दोनों असम्बलियों में मुंतखब हो सकता है, लेकिन मुंतखब होने के 30 दिन के अंदर इसे एक सीट छोड़ना पड़ेगी। एक सीट ये रख सकता है, चाहे वो पंजाब असम्बली की रख ले या कौमी असम्बली की रख ले, एक सीट इसे छोड़नी पड़ेगी। सवाल नंबर 21, कौमी असम्बली खत्म होने के कितने दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है? 60 दिन के अंदर। वीवर्स, जिस वक्त कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने के 60 दिन रह जाते हैं तो इन 60 दिनों में इलेक्शन करवाना जरूरी होते हैं, और जिस वक्त इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद 14 दिन के अंदर रिजल्ट अनाउंस करना जरूरी है। सवाल नंबर 22, गवर्नर किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके असेंबली तहलील कर सकता है? गवर्नर आर्टिकल 112 का इस्तेमाल करके असेंबली तहलील कर सकता है। सदर या गवर्नर अगर असेंबली तहलील करता है तो केयर टेकर कैबिनेट बनाना जरूरी है। पहले जब प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त सदर के पास पावर्स होती थी, वो आर्टिकल 58 के तहत असेंबली तहलील कर सकता था, लेकिन इस वक्त सदर के पास पावर्स नहीं है। गवर्नर जो है ये असेंबली तहलील कर सकता है और इसके लिए ये आर्टिकल 112 का इस्तेमाल कर सकता है। सवाल नंबर 23, अगर मौजूदा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर केयर टेकर कैबिनेट बनाने पर रजामंद ना हो तो किस आर्टिकल की पैरवी की जाएगी? वीवर्स, जिस वक्त असेंबली तहलील होती है या टेन्योर खत्म होता है तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत आती है। अगर अपोजिशन और वजीर आजम किसी निगरान हुकूमत को लाने में नाकाम रहे, इस बात में मुत्तफिक ना हो कि किस शख्स को निगरान वजीर आजम बनाया जाए, तो इस सूरत में आर्टिकल 22A को फॉलो किया जाएगा। सवाल नंबर 24, केयर टेकर कैबिनेट के तमाम मेंबरान कौन नामजद करेगा? केयर टेकर कैबिनेट के तमाम मेंबरान को केयर टेकर वजीर आजम नामजद करेगा। सवाल नंबर 25, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट में शामिल मेंबरान के फैमिली मेंबर्स इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। फैमिली मेंबर्स में बीवी और बच्चे शामिल है। वीवर्स, केयर टेकर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसे हम निगरान हुकूमत कहते हैं। निगरान हुकूमत में जो वजीर आजम हो, वजीर आला हो या बाकी जो मेंबरान होते हैं कैबिनेट के, वो तमाम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और ये निगरान हुकूमत 1-2 माह के लिए आती है। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। जो प्रॉपर तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं वो चार्ज संभाल लेते हैं। सवाल नंबर 26, सेनेट की खाली निशिस्त पर कितने दिनों में इलेक्शन करवाना जरूरी है? वीवर्स, जिस वक्त सेनेट में कोई सीट खाली होना होती है तो उस सीट के खाली होने से 1 माह पहले 30 दिन के अंदर सेनेट में इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। वीवर्स, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। इलेक्शन एक्ट 2017 के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी स्ट्रगल ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्शन एक्ट 2017 के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।